बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, ईसाइयों के गिर्द घूमती पाकिस्तान की सियासत, एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसका बयानिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का चलेगा या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का, इसको लेकर आजकल काफ़ी बहस चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये समझती है कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में मियां शहबाज शरीफ हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी वही हैं, तो हम तो बयानिया नून लीग का उन्हीं का बयानिया समझेंगे, हमें कोई सरोकार नहीं है मरियम नवाज से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में बजट को लेकर किस हद तक मुतहर्रिक है, और बिलखुसूस इस वक्त जो सिंध में अमन अमान की सूरत हाल है, वजीर दाखिला पहुंचे हुए हैं और सिंध में जो जारी 6 मगोइयां हैं इस पर मजमूई तौर पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुमलिकत फारूक हबीब साहब ने। फारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक हबीब साहब, आगाज करते हैं बजट के हवाले से। बजट करीब आने वाला है, इस वक्त जो अवाम को दरपेश चैलेंजेस हैं और मईशत जो खुशहाली की जानिब गामजन है, जिस तरह के इशारे बताए जा रहे हैं, आज जो स्टॉक एक्सचेंज में बम्पर इजाफा हुआ है उसको लेकर आने वाले दिनों में क्या अवाम के लिए कोई खुशखबरी है? क्या किसी सेक्टर में रिलीफ है? क्या बेहतरी की तरफ हम गामजन हो रहे हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि आज पाकिस्तानियों के लिए 2 खुशखबरियां हैं जो आज के दिन की है। पहली खुशखबरी ये है कि रेकोडिक ने, जो कि पाकिस्तान के 2 बड़े असासे जिनकी मालियत अरबों खरबों में है, रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब होटल पेरिस, उसको जो है उसके ऊपर रिसीवर अपॉइंट करवा लिया था ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड हाई कोर्ट से। वहाँ से अदालत से जब हम वहाँ पर केस को लेकर गए तो वो रिसीवर को उन्होंने रिमूव कर दिया, वो असासे वापस PIA को बहाल हो गए। कौम के जो अरबों खरबों के असासे थे कीमती, वो असासे वापस बच गए और उन लोगों को शर्मिंदगी और हजीमत उठाना पड़ी जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि पता नहीं हुकूमत जो है या इमरान खान ये असासे अपने कोई दोस्तों को बेचना चाहता है, तो उनको शदीद मायूसी और नाकामी हुई होगी। पूरी कौम को इसके ऊपर, बाकी कौम को खुशी हुई है। दूसरी खुशखबरी ये है कि आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना ही रिकॉर्ड जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का तोड़ा कि 2004 में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1 अरब कुछ करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग के ऊपर गई थी। उसके बाद ये फरवरी 2021 में, यानी कि आज से तकरीबन 3 माह पहले, 1 अरब 12 करोड़ जो शेयर्स का हुजम पर गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 1.5 अरब को जो है वो क्रॉस कर गया। 1.6 ये है वो एतमाद जो वजीर आज़म इमरान खान की माशी पॉलिसीज़ के तसलसल ने हमारे सरमायाकार को दिया है, और ये आलमी फैसले आने का भी ये एक अफेक्ट है। और आप देखें कि हमारे तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो गए, जबकि हमें कोविड का सामना था, जबकि हमें टिड्डी दिल के हमलों का सामना था, हमें भारत के साथ बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन्स का सामना रहा, हमें PDM की मुसलसल ब्लैकमेलिंग रही, इस्तीफों की धमकियां, अदम एतमाद की धमकियां, हुकूमत को डिस्टेबलाइजेशन करने की धमकियां, FATF की ग्रे लिस्ट। इन तमाम तर बड़े चैलेंजेस के बावजूद अल्लाह ताला की खास रहमत आई, वजीर आज़म इमरान खान सुरखरू हुए, एक्सपोर्ट्स 13.5% इजाफे पे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 9% इजाफे पे, फॉरेन रेमिटेंसेज जो हैं वो $24 बिलियन पिछले 10 माह में, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारा रिकॉर्ड, हाईएस्ट रिकॉर्ड जो है वो कायम करने जा रही है। इंशाल्लाह $26 बिलियन होंगी इस साल। एग्रीकल्चर, वीट की बम्पर क्रॉप, 500 अरब रुपया गंदम के किसान को अजाफी मिला, 22% शुगर केन के अंदर इजाफा, 300 रुपये मन गन्ने का रेट किसान को मिल गया, मकई में 7.1% इजाफा, चावल में 13% इजाफा। पर कैपिटा इनकम जो PMLN 2018 में $1498 पे छोड़ कर गई थी, उसमें $1604 पे पहुंच गई। $100 से ज्यादा का उसके अंदर इजाफा हुआ, लोगों की जेब में पैसा आया। ये सारा कुछ हो गया, लेकिन ये सारा कुछ जो आपने किया, बड़ी मेहनत की, बड़ा कुछ किया, इसका रिलीफ एक आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच सका? महंगाई पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका? राना साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये वो सवाल है जो पाकिस्तान का हर आदमी इसका जो है वो जवाब जानना चाहता है। पहली बुनियादी चीज़ आप क्लियर कर लें कि हमारी जो आबादी है उसमें सालाना 2.5% से इजाफा हो रहा है। अगर ये जितनी मेहनत हमने की, जिसके पीछे इकदामात हैं, ये ऐसे नहीं हो गया। इसमें हमने अगर सनती पैदावार बढ़ानी थी, एक्सपोर्ट बढ़ानी थी, हमने एक्सपोर्टर के लिए एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई,
टैक्स रिलीफ दिए, रिबेट्स उनके दिए, उनको रिफंड्स दिए, एनर्जी के रेट्स उनके लिए डिडक्ट किए। कोविड के दौरान स्टेट बैंक ने उनको पे रोल पैकेज दिया, उनकी प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं वो डेफर्ड की। हमने अपनी इंडस्ट्री को सहारा दिया। कोविड के दौरान पूरी दुनिया की मैशत सुकड़ गई, भारत -10% है इस साल जो उनका गुजरा मुकम्मल हुआ। बरतानिया 9.9% माइनस है जीडीपी ग्रोथ। भारत बांग्लादेश सिर्फ 1.3% पे खड़ा है। ये जो वो मुल्क हैं जो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक है, लेकिन पाकिस्तान इसमें ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे आम आदमी की इनकम में भी इजाफा हुआ, उसके लिए रोजगार के मौके भी जनरेट हुए। महंगाई एक पूरी दुनिया का इशू बना है, खास तौर पे शाय खुर्दोनोश आपके इल्म में होना चाहिए। जिस तरीके से मईशत ग्रो कर रही है, खान साहब भी ये समझते हैं कि हम 100 रुपए किलो इजाफा हुआ है, हम मकरूज कौम है। 511 पॉइंट्स का अगर इजाफा हुआ स्टॉक एक्सचेंज में तो एक खुशाइन बात है, लेकिन इक्तिसादी उमूर की डिवीजन ये कहती है कि रवां साल के दौरान 10 अरब डॉलर्स का कर्ज लिया गया है। तो हम अवाम को क्या बताएंगे कि ये 10 अरब डॉलर्स खर्च कहां पे हुए, सूद कितना जाता है, हमें मुश्किलात क्या है? देखें बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसने सबसे कम जो है वो कर्ज लिया है। और वो कर्ज क्यों लेना पड़ा कि जो इनका लिया हुआ कर्जा है उसको वापस करना था। और आप ये देखें कि हमने पहले साल हमें ज्यादा कर्ज लेना पड़ा क्योंकि हमारे पास इसहाक डार जो अपने आप को बहुत बड़ा रस्सू कहते थे, जो भगोड़े बन के शाहिद खाकान साहब वजीर आजम के जहाज में मुल्क से फरार हुए थे, वो सिर्फ 9 अरब डॉलर के रिजर्व छोड़ के गए थे। 15 दिन के रिजर्व से मुल्क बैंक डिफॉल्ट के ऊपर खड़ा था। हमारा कोई आलमी इदारा हमारे साथ ताउन करने को तैयार नहीं था। ऐसे में वजीर आजम इमरान खान की क्रेडिबिलिटी थी, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने आके हमारी मदद की। हमने डूबती मैशियत को दोबारा अपने पांव के ऊपर खड़ा है, जो अब टेक ऑफ की तरफ जानिब है। और आप ये देखें कि बुनियादी तौर के ऊपर आज हमारे फॉरेन रिजर्व स्टेबल हो गए हैं। रुपया 17 रुपए जो है वो तगड़ा हुआ है। ये वही पॉलिसीज है। कहां कहते थे कि डॉलर 200 रुपए से ऊपर जाएगा, कहां डॉलर आज 152 153 पे स्टेबल हो गया। तो मायूसियां फैलाने वाले खुद मायूस हो गए हैं, उनको अब समझ नहीं आ रही। उनके मुंह से जो है वो हुकूमत को क्रेडिट देने की बात ही नहीं निकल पा रही, लेकिन इशारिये बोल रहे हैं। वो लोग, वो सेक्टर्स जो इससे मुस्तफीद हुए हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो सनतकार है, चाहे वो मजदूर है, वो खुद इस चीज को बता रहा है। आप देखें ना कि सीमेंट की सेल्स में 40% रिकॉर्ड इजाफा, 54% गाड़ियों की सेल्स में रिकॉर्ड इजाफा, 9 लाख मोटरसाइकिलें बिकी। या मोटरसाइकिल कौन खरीदता है? आम आदमी खरीदता है, मजदूर तबका खरीदता है, चाहे वो एक साथ के ऊपर खरीदे, चाहे वो यकमुश्त खरीदे। बजट में आप अवाम को तमाम इंडिकेटर्स हैं कि लोगों की जेब में पैसा आया अवाम तो वो खर्च को, सरकारी मुलाजमीन को, प्राइवेट लोगों को, यंगस्टर को क्या रिलीफ देने जा रहे हैं? देखें, पहली बुनियादी चीज तो यह है कि जो हमारा कामयाब जवान प्रोग्राम है उसकी हमने रिस्ट्रक्चरिंग कर दी है। बस जून से हम 5 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक का, 2 मिलियन तक का जो लोन है, जो स्टार्टअप्स हैं हमारे, जिसके पास कोई देने को कोई गारंटी नहीं है, कोई कोलैटरल नहीं है, लेकिन कारोबारी आइडिया है, उसकी बिजनेस अप्रोच ठीक है, उनको ये लोन्स धड़ाधड़ फराहम किए जाएंगे। अब इसमें कमर्शियल बैंक्स, कन्वेंशनल बैंकों के अलावा माइक्रो फाइनेंस के जो इदारे हैं, छोटे बैंक्स हैं, कंपनीज हैं, उनको शामिल करने लगे। इसी तरीके से जो हाउसिंग है उसको भी सारा उसका सेटअप जो है, उनके लोन्स डिस्बर्समेंट्स बढ़ाने के लिए ये इन इदारों की तरफ हम जा रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस के। इसी के साथ साथ बजट में जो बड़ी चीजें सामने आ रही हैं उसके तमाम तर फैक्ट्स भी सामने आ जाएंगे, लेकिन कोई नया टैक्सेस के जरिए आवाम पर बोझ नहीं डाला जाएगा, महंगाई नहीं की जाएगी, लोगों को ऊपर तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा हो रहा है, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। उसके ऊपर भी देखें आपके इल्म में होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो हमारा बजट है उस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन्स, लाइबिलिटीज और तनख्वाहों की मद में जो है वो अदा होता है। वो हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी। हमें पता है कि लोगों के खराजात में इजाफा हुआ है, लिहाजा आमदन में भी इजाफा करना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। लेकिन बुनियादी चीज ये है कि ये बजट जो है वो आवाम दोस्त बजट होगा। इस बजट में जो मुल्क को ग्रोथ मॉडल की तरफ मजीद तेजी से लेके जाना है वो तमाम तर चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, तेजी से उन तमाम सेक्टर्स को एक्सप्लोर किया जाएगा जो मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें। आप देखें कि आईटी सेक्टर में
44% जो है वो इजाफा हुआ है, यानी हमारी एक्सपोर्ट्स आईटी में बढ़ी हैं। अमेज़ॉन जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ गया है। हमारे नौजवान जो बच्चे जिनके पास आइडियाज़ हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो अमेज़ॉन पे रजिस्टर्ड होके पूरी दुनिया को अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर सकते हैं। तो हमने इन तमाम जो हॉरिज़ॉन्स हैं जो कि अनटैप्ड थे, बहरान से निकल उनको रहे हैं, टैप तो करना है और आगे लेके चलना है। तक मोहतात रहना होगा और कुछ अरसे बाद खुशहाली रूनमा हो सकती है। फरूख हबीब साहब, राना साहब सियासी इश्यूज पे आप पे बात करेंगे, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं। एक इशू उठा हुआ है आज से कि एक मरकरी ऑयल का 1000 टन का एक बहरी जहाज लंगर अंदाज होता है, जिसे इंटरपोल ने पहले खबर दे रखी है। बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका ने उसे लंगर अंदाज नहीं होने दिया। हमारे यहां लंगर अंदाज हो गया। ना डीसी को पता है, ना हुकूमत बलोचिस्तान को पता है। वो कहते हैं विफाकी हुकूमत और नेवी इजाजत देती है, जबकि हमें यह पता चला कि इदारों के दरमियान सिर्फ खतों किताबत होती रही और वह लंगर अंदाज हो गया। इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखें, इस पे तो अभी आपने बात की है, मेरे इल्म में अभी आपके ही जरिए आया है। इसको हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगर कोई इसमें कोई ऐसा मामला हो जो कि क्वेश्चनेबल हो तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। फरूख हबीब साहब, सिंध हुकूमत का इल्ज़ाम है कि वफाक हम पे मुकम्मल तौर पर मुज़ाहमत कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है और हमारे सिंध के अंदर कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जो हमारी हुकूमत को ख़राब करने की कोशिश हैं। अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि गवर्नर राज की भी बात हो रही है और वज़ीर दाखिला कराची पहुँचे और कराची के अमन अमान की बात शुरू की, लेकिन वज़ीर आला कहते हैं ना मुझे इतला है, ना मुझे बताया गया और ना ही मुझसे मशवरा किया गया। तो वफाक और सिंध में ये लड़ाई कब ख़त्म होगी? देखें, बात यह है कि पहली तो बात यह है कि हम सूबाई खुद मुख्तारी का हम एहतराम करते हैं, लेकिन मामला क्या है? 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम तर चीज़ें, इख्तियारात तो इनके पास हैं, लेकिन इख्तियारात होने के बावजूद अगर आप इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सिंध के लोग भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं और सिंध के लोगों को भी अमन अमान चाहिए। सिंध के लोगों को भी वहाँ पर इदारों से करप्शन का खात्मा चाहिए, वहाँ पर लोगों को गवर्नेंस चाहिए, लोगों को डिलीवरी चाहिए। और बात यह है जो कुछ वहाँ पर हुआ सिंध में कि पुलिस वालों को सिंध के अंदर दिन की रोशनी में डाकू घेर लेते हैं और वो बेचारे अपनी बेबसी में वीडियोस बना के भेज रहे हैं कि हमारे पास असला नहीं है। वो असला जो हमारे पास है, जो डाकू के पास असला है, उससे बहुत जदीद है। और वो घेर के जो लोग इतने शहीद हो गए, उनका जिम्मेदार कौन है? उसकी कोई ना कोई जिम्मेदारी तो ले। अगर अमन अमान की सूरत हाल यहाँ तक पहुँच जाए कि जिस पुलिस ने सिंध के लोगों की हिफाजत करनी है, अगर उनको अपनी हिफाजत के लिए सिर्फ वीडियो इंटरनेट मैसेज बना के वीडियोस का सहारा लेना पड़े और वो अफसरान बाला को पुकार रहे हों और अफसरान बाला के पीछे जो वज़ीर आला साहब हैं उनकी कोई बैकिंग ना हो, कोई तवज्जो ना हो, तो वहां पर अगर वज़ीर दाखिला चला जाता है आज तो उसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? पहले ही सरगर्म हो गए, लाड़काना भी पहुंच गए, शिकारपुर भी गए और लोगों के घर ताज़ियत करने भी गए। अब ये कहते हैं कि 500 एहलकारों पर मुश्तमिल ग्रैंड ऑपरेशन होगा। वो तो वज़ीर दाखिला से पहले फुर्तियां दिखा रहे हैं आजकल। देखें, एक मिनट, ये देखें, बात ये है, ये इनकी आनियाँ जानियाँ हैं। देखें, मामला ये है कि जब सिंध के लोग वफाकी हुकूमत को पुकारेंगे और वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ देखेंगे तो उसके पास जो इख्तियार हमारे पास मौजूद है वो इख्तियार तो हम इस्तेमाल करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि किसी किस्म का भी हमारा को गवर्नर राज या इस किस्म की चीज़ों का तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन सिंध हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। आज आप देखें कि सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी जगह पे महंगाई है, कीमतें कंट्रोल इन्होंने करनी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हवाले से, टैंकर माफियाज़ के हवाले से, वो कराची के अंदर है, वो बाकी सिंध के इलाकों में है, वहाँ पर उनकी फसल की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आप ये देखें कि फहमीदा मिर्ज़ा ने खड़े होकर पानी के मसले के ऊपर बात की कि सखर बराज से 16,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, जो कि कोटरी में पूरा 16,000 पहुँचना चाहिए, लेकिन कोटरी पहुँचते पहुँचते वो रास्ते में इतने नाके से चोरी होता है, जो वडेरे इनके वहाँ पर सियासी इन्फ्लुएंस के लोग हैं, कि कोटरी पे 8,000 क्यूसेक पानी पहुँचता है और वहाँ पर जो चावल की फसल किसान ने लगानी थी वो काश्त नहीं हो पा रही।
तो ना ये महकमा इरीगेशन की करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसको माफियाज के हाथों छोड़ा हुआ है, कराची को टैंकर माफियाज के हाथों छोड़ा हुआ है, चाइना कटिंग करने वालों के माफियाज के हाथों छोड़ा हुआ है, 14 अरब रुपए की गंदम जो है वो चूहे ऐसे पाल रखे हैं जो खा जाते हैं। फिर भी अगर ये कहें सब अच्छा है तो उसके ऊपर वफाक फिर अपनी आंखें तो बंद नहीं कर सकता ना। फरक हबीब साहब, आज चौधरी निसार ने भी हलफ उठा लिया और आपके हुकूमती बेंचों पे बैठे, वज़रा की सीटों पे बैठे, तो क्या कोई मामला चल रहे हैं, कोई प्यार मोहब्बत बढ़ रही है, कोई आपस में कोई बातचीत चल रही है? देखिए, बात यह है कि चौधरी निसार साहब वापस आ गए पार्लियामान के अंदर, ईवान के अंदर पंजाब में। देर आए दुरुस्त आए, अपना उन्होंने फैसला किया, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया है। मामला ये है कि कानूनी तौर के ऊपर तो अभी फ़िलहाल तो कोई कदगन नहीं थी, लेकिन ज़ाहिरी बात है हमने एक अमेंडमेंट्स पेश की हुई हैं इलेक्शन एक्ट 2017 में, जो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए पार्लियामेंट्री अफेयर्स में है। उसमें यह शामिल है कि कोई रुकन असम्बली जो बग़ैर किसी ऐसी वजह के जो कि कोजेंट रीज़न हो, विदाउट कोजेंट रीजन्स, वो 3 महीने के अंदर हलफ लेने का पाबंद है। अगर आप हलफ नहीं लेते तो आप अपनी आवाम ने जो आपको मैंडेट दिया है, आप अपनी आवाम की फिर तजलील करते हैं। तो लिहाजा आज अगर उन्होंने हलफ ले लिया है, हलफ तो उन्होंने फिर किसी जगह के ऊपर तो बैठ के लेना ही था ना। तो पार्लियामेंट की वो ईवान की कुर्सियां हैं, अब उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने किन बेंचेस पे बैठना है। अच्छा, वो तो चौधरी निसार साहब तो आगे हलफ लेके, क्योंकि आजाद जीत के आए हैं, इसाक डार साहब नहीं आए, तो उनको हलफ बरतानिया में लेना पड़ेगा, वहां भेजेंगे या उनको फारिग करेंगे, क्या कर रहे हैं? देखें, यही तो एक अलमिया है। आप ये देखें कि अब वो सेनेटर जो है वो सूबों का नुमाइंदा है। अब एक सूबे से आप मुंतखब हो गए, क्योंकि गुलाम इब्ने गुलाम बैठे हुए हैं, उन्होंने उस शख्स को भी मुंतखब करवा दिया जो पता है कि रिकॉर्ड मुल्क से फ्रॉड करके दौड़ गया है और उसने वापस नहीं आना, क्योंकि वो सल्तनत शरीफिया का जो है वो शाही खजांची है और उनका समधी है, उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन हमने उनको वोट दे देना है। अब ऐसा नहीं हो सकता। देखें, फिर मैं आपको कहूँगा, जहाँ पर कानून वाज़े नहीं है वो वाज़े हम करेंगे और उसके ऊपर कानून साजी हम लेकर आएंगे, ताकि इस किस्म के जो लोग हैं इनका रास्ता जो है वो रोका जा सके। और ये जमहूरियत की स्पिरिट नहीं है, ये अपने आप को जमहूरी जमहूरी कहते हैं, ये तो असल में इससे आगे बढ़ जाते हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा एक्शन लिया और एक कॉल के ऊपर उन्होंने कोशिश की और रिंग रोड स्कैंडल जो है वो सामने ले आए और उस पर उन्होंने इंक्वायरी का भी कह दिया, इंक्वायरी शुरू हो गई। आज खान साहब की तरफ से अहकाम जारी हुए, काफ़ी दिन हो गए, एक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, एक कोई ऐसा सरकारी अफसर नहीं। बाकी केसेस में जिस पे एक्शन लिया जाता है तो इंक्वायरी से पहले गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं, तो इसमें अभी तक गिरफ्तारी कोई नहीं हुई। इतना बड़ा स्कैंडल है, कब जाके गिरफ्तारियां होंगी? क्या यहाँ ये स्कैंडल रद्दी की टोकरी की नज़र हो जाएगा? देखें, बात यह है कि आपके इल्म में है, पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने विजिलेंस की एक आला मिसाल कायम की कि वज़ीर आज़म होते हुए जब उनके पास कोई चीज़ पहुंची, कोई इतला पहुंची, तो उसके ऊपर उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग बनाई, फैक्ट फाइंडिंग को पब्लिक किया, मुतलका अफसरान को ना सिर्फ मुअत्तल किया बल्कि जो जो सिफारिशात आई थी उनके ऊपर काम किया। एंटी करप्शन ने काम शुरू कर दिया, नैब ने काम शुरू कर दिया, जो महकमाना डिसिप्लिनरी एक्शन है उस पर काम इनिशिएट हो गया। ये वो तमाम तर कार्रवाइयाँ हैं। अब इनके ऊपर जो जो आपके ऑफेंसेस बनेंगे उसके मुताबिक आगे कार्रवाइयाँ होंगी। अभी तो जो है वो सही मानों में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बाद इब्तदाई तहकीकात का जो है वो आगाज़ हुआ है। जैसे जैसे अभी तो कहते हैं ना कि अभी आगे आगे देखें होता है क्या, बहुत सारे किरदार जो हैं वो आपको जेलों के पीछे नज़र आएंगे और हकीकी किरदार आपको नज़र आएंगे, और आप देखेंगे कि इस कार्रवाई से बहुत सारे बाकी लोगों के लिए भी जो है वो सबक होगा, और जो इस किस्म उम्मीद करते हैं ये तहकीकात एक मिसाल बने और जो किरदार इसमें मुलव्वस रहे वो सलाखों के पीछे पहुंचे और आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरी के फैसले किए जा सके। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
नाज़रीन, हुकूमत जिस तरह मुआशी आशारिये बेहतरी की तरफ गामजन करते हुए कहती है, और हुकूमत ये कहती है कि हमारी बम्पर क्रॉप हो रही है, हर सतह पर किसानों को रिलीफ भी दिया जा रहा है और किसानों को ऊपर उठाया जा रहा है ताकि ये जो किसान तबका है ये भी बेहतरी की जानिब गामजन हो, हमारी ज़राअत भी बेहतर हो सके और उससे फ़ायदा भी हमें बेहतर हो सके। लेकिन पिछले दिनों किसानों के हवाले से जो कवानीन लाए गए, कि इन कमिश्नर के हवाले से जो नए कानून लागू किए गए हैं, वो कानून को लेकर किसान किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। किसान तो कहते हैं कि ये हमारा मुआशी कत्ल होगा। किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, वो हुकूमत से मुतालिबात क्या करते हैं, हुकूमत की उस पर तरजीहात क्या है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी मोहम्मद साहब ने। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, इस वक्त हुकूमत तो हमें किसानों की हालत के ऊपर और हमारी क्रॉप्स के ऊपर बेहतरी की तरगीब दे रही है और बेहतरी की इस वक्त नसीहत कर रही है कि बेहतरी बहुत ज्यादा हो रही है। आप क्या समझते हैं कि अगर बेहतरी हो रही है तो किस हद तक हो रही है, और अगर बेहतरी नहीं हो रही तो हमें क्यों बताई जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है, हुकूमत किस फसल का हुकूमत को फिक्र है। जनूबी पंजाब में सबसे अहम फसल कपास की फसल थी, वो इसी हुकूमत के दौर में बर्बाद हो गई है। मेरा काश्तकार जो कपास का काश्तकार था, आज कपास काश्त नहीं कर रहा इस खौफ से कि उसको पेस्टिसाइड 2 नंबर मिल रही है। वो जब काश्त करता है, कोई 10 स्प्रे करता है, कोई 12 स्प्रे करता है सफ़ेद मक्खी को मारने के लिए, लेकिन 10-12 स्प्रे से सफ़ेद मक्खी तो नहीं मरती, कपास का बूटा काला होकर मर जाता है। ये हुकूमत जो भी किसानों को कहती है हमने ये मराद दी है, हमने ये मराद दी है, मैं हुकूमत से ये पूछना चाहता हूं, कोई एक मराद दे के तो बता दो। ये सारे झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो मेरे किसान को कोई मराद नहीं है, ये अपनी मदद अब आपके तहत काम कर रहा है। आज चौधरी अनवर साहब, आपके नाम लेकर किसानों के हवाले से हुकूमत, चौधरी अनवर साहब, किसानों के हवाले से हुकूमत ने स्टैंड लिया। हुकूमत ने कहा कि जी गन्ना काश्त करने वाला किसान जो है उसके साथ ज्यादती हो रही है। उन्होंने कहा जी हुकूमत जो है वो कैन कमीशन बनाकर बरीन को सहूलतें दे रही है, लेकिन आज बेशतर गन्ने के काश्त करने वाले किसान जो वो सरापे एहतजाज है, वो कह रहे हैं हमारा तो मुआशी कत्ल किया जा रहा है। किस तरह मुआशी कत्ल किया जा रहा है? इसमें कोई शक नहीं है। जो शुगर एक्ट है, हम शुगर मिल वाले के खिलाफ नहीं है, हम शुगर मिल वाले के साथ मिलके चलते हैं। ये एक्ट किसानों के खिलाफ एक्ट बनाया गया है, ये किसान का मुआशी कत्ल है। ये जो है इमरान खान टीवी पे कहता है नहीं छोड़ूंगा, ये जो फौजदारी मुकदमे शुगर मिल मालकान के खिलाफ किए जा रहे हैं, इससे मेरे किसान को क्या फायदा है? ये फौजदारी मुकदमे अगर जेल में शुगर मिल का मालिक चला जाएगा, क्या मेरे किसान के घर खुशहाली आ जाएगी? हम ये नहीं चाहते कि शुगर मिल का मालिक कोई भी जेल जाए, क्योंकि अगर शुगर मिल वाला जेल चला गया और शुगर मिल वाले ने मिलके ये इत्तेहाद कर लिया कि हम गन्ना नहीं खरीदेंगे, मेरा काश्तकार गन्ना किधर बेचेगा? ये तो हुकूमत हमारे लिए मुसीबत पैदा कर रही है। ये शुगर मिल वाले और गन्ने के काश्तकार को आपस में लड़ाई करवा रही है। हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि CPR के मुताबिक मैक्सिमम रेट शुगर मिल वाला हमें दे, हम उसके गन्ना सप्लाई करें। ये कहते हैं कि शुगर मिल वाला 30 जून को पेमेंट देगा, साल की 30 जून को। हम ये कहते हैं साबका दौर में भी ये हुआ था कि 100% पेमेंट कभी भी गन्ने की नहीं मिली। हमारे साथ रेशो तय कर ले शुगर मिल वाला और उस रेशो के मुताबिक हमें फौरी पेमेंट दी जाए। नहीं चौधरी साहब, आपका मौक़िफ़ क्या है कि फसल की काश्त से पहले उसका रेट का तयन हो जाना चाहिए? रेट को देंगे। अगर देखें, सबसे बड़ा जुल्म यह है कि मेरा काश्तकार 6 महीने साल जो भी फसल काश्त करता है उसको ये नहीं पता होता कि साल के बाद इसका रेट क्या होगा। सही। हुकूमत मौजूदा को चाहिए
कि हर फसल की काश्त से पहले उसका रेट मुकर्रर किया जाए, गन्ने का रेट अभी ऐलान किया जाए, ताकि मेरा काश्तकार गन्ने आप क्या में समझते हैं गन्ने का रेट क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल अनवर करे। साहब, आप क्या समझते हैं गन्ने का रेट क्या होना चाहिए? अगर गन्ने का रेट ज्यादा होता है तो फिर चीनी भी महंगी होगी। आज जो चीनी का रेट है ये 300 रुपए मन के हिसाब से 100 रुपए किलो चीनी बिक रही है मार्केट। ये हमसे बैठे, हम इनको मशवरा देंगे। हम ये नहीं चाहते कि चीनी महंगी हो जाए और मेरा गरीब बेचारा 3 चीजें सबसे ज्यादा खाता है, चीनी, घी, आटा। हम उसको तंग नहीं करना चाहते। हमसे बैठ के गन्ने की माकूल कीमत का ऐलान किया जाए। चौधरी साहब, जब आप माकूल कीमत की बात करते हैं तो मिल मालिकान तो ये कहते हैं कि इसकी चीनी 1 किलो बनने की जो लागत है वो उतनी लागत नहीं बनती जितनी हुकूमत डिमांड करती है, तो हम किधर जाएंगे? जब किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा तो फिर जाहिर बात है लागत भी बढ़ जाएगी। तो वो दरमियानी फार्मूला कौन सा है कि जिससे किसान भी खुशहाल हो, मिल मालिकान भी मुतमईन हो और हुकूमत को भी कोई एतराज ना हो? देखिए, गुजारा ये है, जब तक हमें मिल मालकान, हुकूमत मिल मालकान और किसानों को जो गन्ना सप्लाई करते हैं बैठ के मुज़ाकरात नहीं कराएंगे, हम बताएंगे कि एक मन चीनी तैयार करने पे कितनी लागत आती है। मिल वाला बताएगा 1 मन चीनी पे मेरी इतनी लागत आती है। हम वो चीजें बताएंगे जो मिल वाला नहीं बताएगा कि ये चीजें मुझे गन्ने से रिकवर होती हैं। यहाँ पे तो जितनी चीजें रिकवर होती हैं तो मिल की जो लागत होती है वो तो 50% से भी नीचे आ जाती है। इसका सब आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि सीपीआर जो है इसके मुताबिक तो जो है, अब आप इस कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत। पहला कानून ठीक था कि पहले काश्तकार जो है उसको पेमेंट मिलती थी, बाकी कुछ पेमेंट जाके मई या जून में मिलती थी। आप समझते हैं वही ठीक था ताकि दोनों का सिलसिला चलता रहे। अब तो जाकर एक नया हिसाब भी बन रहा है कि आप गन्ना जो है डायरेक्ट पहले आप भेज देते थे मिल्स को, लेकिन अब तो हुकूमत आपसे लेने के चक्कर में है कि गन्ना आप हुकूमत को देंगे, तो फिर आपके साथ क्या बनेगा? और हुकूमत ने तो कभी शलगम की सब्जी भी नहीं खरीदी, आलू भी नहीं खरीदा। ये कहां से हमसे गन्ना खरीद लेंगे? गन्ना शुगर मिल को खरीदना चाहिए। अगर शुगर मिल गन्ना नहीं खरीदेगी और 30 जून को पेमेंट करेगी तो गन्ना सरमायादार खरीदेगा, सरमायादार आगे शुगर मिल को बेचेगा। सरमायादार किसान से अपनी मर्जी के रेट के मुताबिक खरीद के पैसा सरमायादार कमा जाएगा, पैसा जखीरा अंदोज कमा जाएगा। हम नहीं चाहते। हम कहते हैं, हमारा मुतालबा हुकूमत से है कि गन्ना सिर्फ शुगर मिल वाला खरीदे, इसमें किसी को शामिल करने की यानी दरमियान में कोई ना हो, दरमियान में कोई ना हो, डायरेक्ट काश्तकार जाने और शुगर मिल वाला जाने। आप यही कहते हैं ना? तो गन्ने के पैसे कीमत बेहतर मिलेगी उस वक्त जब मिल वाला हमसे डायरेक्ट खरीदेगा। अल्लाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब दरमियान में कोई होगा तो ब्लैक मेल करेगा और आगे वो भी प्रॉफिट लेगा कि किसान को असल पेमेंट नहीं मिल सकेगी जो सब। लेकिन जो मौजूदा हालात पैदा हो खा जाएगा मेरा किसान का जो दरमियान में गन्ना खरीदेगा कैश पे। मुझे हम मिल वालों के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मिल वाला हमें ये गारंटी दे कि हमें वो माकूल कीमत गन्ने की देगा। हम ये नहीं चाहते कि मिल वाला मिलें बंद करे और हमसे गन्ना ही कोई ना खरीदे। हम ये चाहते हैं कि मिलें चले, हमसे गन्ना अच्छे रेट पे खरीदे। हुकूमत को चाहिए वो किसान के नुमाइंदों को और मिल वाले को बिठा के मुज़ाकरात करके चीनी का अभी से एक रेट डिसाइड कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अनवर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
नाज़रीन, बात करेंगे जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से। राजा रियाज साहब जो उनके हम ख्याल ग्रुप में शामिल हैं, उन्होंने आज एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो तहकीकात कर रहे थे जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से, उन्होंने जहांगीर खान तरीन साहब को क्लीन चिट दे दी है। और राजा रियाज साहब ने यहाँ तक कह दिया कि अब FIA का कोई जवाज़ नहीं कि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे या तहकीकात करे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो कान भर रहा था, उन लोगों के मुँह पर यह रिपोर्ट तमांचा है। जबकि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ट्वीट की है और उनका यह कहना है कि ये जो रिपोर्ट होगी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की रिपोर्ट होगी, इसे पब्लिक नहीं किया जाएगा, इसका तहकीकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और मैं जो तहकीकात कर रहा था, मैंने जो इस वक्त पूरी रिसर्च की है वो सिर्फ ये की कि जहांगीर खान साहब को जो तहफ़्फ़ुज़ात है उस बारे में तहकीकात थी। अब आने वाले दिनों में क्या ये तहकीकात पे असरअंदाज हो सकती है और ये सच्चाई कितनी है राजा रियाज साहब के दावे में? राना साहब की तरफ रुजू करते हैं। राजा रियाज साहब ने जो बात की है, उन्हें किधर से खबर मिल गई कि क्लीन चिट मिल गई है? अगर तो क्लीन चिट की खबर दुरुस्त थी तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का रिबटल नहीं आना चाहिए था। सिर्फ बैरिस्टर अली ज़फ़र का नहीं आया, शहजाद अकबर साहब ने भी कुछ कहा है और भी बहुत सी जगहों से बहुत सी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। मेरी समझ से बाहर है कि राजा रियाज साहब की बात को इतना उठा लिया गया। राजा रियाज साहब ना वज़ीर कानून है, ना वज़ीर इत्तलात है, ना वज़ीर दाखिला है, ना मशीर दाखिला है। वो देखें, वो एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं कि जो कौमी असम्बली में जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसके वो पार्लिमानी लीडर हैं, लेकिन अभी तक बातों की हद तक ये सारा कुछ है। और जो उन्होंने एक बात की उसके बाद कुछ लोगों ने शामियाने बचाए, कुछ ने कहा, कुछ बातें की, बड़े खुशी की लहर दौड़ी गई। लेकिन मेरे पास जो इतला है, हमने कल भी कहा था कि इन सब के अंदर बेइंतहा मायूसी है। नहीं, आपको मैं बता ही देता हूँ यासर, जहांगीर तरीन साहब को क्लीन चिट नहीं मिली। ये आपको जहांगीर तरीन को क्लीन चिट नहीं मिली। शुगर के हवाले से उनके मुतालिक रिपोर्ट बन चुकी है, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उनके मुतालिक रिपोर्ट बन चुकी है, जिसमें यह कहा गया है कि जहांगीर तरीन के अलावा भी कुछ लोग जो हैं वो इस काम में मुलव्वस हैं। ये ज़रूर कहा गया है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ ज़्यादा सख्त काम किया गया है, बाकियों के मुतालिक ज़रा सख्त काम नहीं है, उसमें नरमी बरती गई। नरमी नहीं, उसने कहा बस है लेकिन उतना नहीं। उस पर तो बाकायदा कुछ अहम हुकूमती अफराद के नाम भी ले लिए गए हैं। मेरे पास जो इतला है, ये इतला मुझे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस ज़राए से मिली है और कोई हुकूमती ज़राए से मिली। और मैंने कहा था आपको कि ये कोशिश करेंगे 31 तारीख तक के रिपोर्ट्स मिल जाए, कोई ऐसी बात हो जाए। अब क्या होगा? मैंने आपको एक तो चाह दिया कि क्लीन चिट नहीं मिली जहांगीर तरीन को। दूसरी मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, बिल्कुल क्लियर, ये कोशिश कर रहे हैं कि 31 तारीख तक ये जानबूझ के राजा रियाज से कहलवाया गया है। राजा रियाज से इसलिए कहलवाया गया है ताकि मौजूद बहस बन जाए, डिस्कस होना शुरू हो जाए, और बहुत से लोग जो शायद मायूस हो गए थे कि जहांगीर तरीन ग्रुप कुछ नहीं है, जिस तरह कल के इवेंट में इनकी तादाद कम आई, तो उसके बाद इन चीज़ों के बाद ये आएगा कि जनाब इनके हुकूमत से तल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं, इनके हक़ में रिपोर्ट आने लगी है और कुछ लोग जो हैं वो साइड पे होने लगे हैं। तो लिहाजा और लोग जो हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे कि इस ग्रुप के साथ जुड़ गए जाएंगे तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ये सारा कुछ किया गया है। और उसके बाद नंबर दो जो इस पर रखा गया था वो ये था कि जनाब कुछ ना कुछ देखा जाए, कि हम पहले शोर चाहते हैं क्लीन चिट मिल गई, और जब क्लीन चिट नहीं मिलती तो उसके बाद ये शोर मच जाए कि जनाब जानबूझ के दूसरे ग्रुप ने, पहले हमें क्लीन चिट मिली है, दूसरे ग्रुप ने हमें जलील करने के लिए किया गया है। और तीसरी बात मेरे पास ये है कि ये कुछ अदारों पे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन पे प्रेशर डालने के लिए भी ये बात की गई है। अब मुझे बताएं, जहांगीर तरीन साहब को क्लीन चिट मिल गई, राजा रियाज साहब की बकौल, ये बात जहांगीर तरीन साहब ने क्यों नहीं की? ये बात सईद अहमद नवानी साहब ने क्यों नहीं की? कल हुई नहीं उनकी मीटिंग, कल मीटिंग हुई है ना, उनके बाकी लोगों ने क्यों नहीं की? और क्लीन चिट जो है एक तो बड़ी क्लियर है, ये तहरीक इंसाफ के अंदर की एक इन्वेस्टिगेशन थी। इस इन्वेस्टिगेशन का ज़हन में रखिएगा, 1% भी फ़ायदा जहांगीर तरीन को कानूनी तौर पे नहीं है, क्योंकि इसका कोई कागज़ मिलना ही नहीं।
बैरिस्टर साहब जो कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, वो खुद कह चुके हैं कि अंदरूनी जो तहरीक इंसाफ के मामलात है कि वाकई इनके साथ हो रही है कि नहीं हो रही, उसमें कोई सरकारी शख्स शामिल नहीं है। उस इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बनी कि जिसकी रिपोर्ट के बाद जहांगीर तरीन जो है उनको क्लीन चिट मिल जाए, उनकी बेल कन्फर्म हो जाए, उन पर मुकदमात ख़त्म हो जाए, ये हो। ऐसा कोई मामला नहीं है। रियाज साहब ने आज पत्ता खेला, लेकिन अगर आज शाम तक बैरिस्टर साहब की तरफ से ये ना आता, उनका ट्वीट ना आता और उसके बाद शहजाद अकबर साहब की तरफ से भी बात ना आती, तो मैं आपको कहता हूँ कि फिर शायद मामला कुछ और होते। अब बैरिस्टर साहब की तरफ से ये आने के बाद तो ये अली ज़फ़र साहब की तरफ से आने के बाद तो ये मामला बिल्कुल राजा रियाज का बयान पिट गया है। अब जो असल चीज़ होगी ये शुरू होगी कि राजा रियाज साहब से पूछा जाएगा कि राजा रियाज साहब आपने किस बुनियाद पर यह कह दिया कि क्लीन चिट मिल गई है, और अगर वाकई क्लीन चिट मिल जाती है, तो मैंने कल भी कहा था कि वो लोग जो जिन पे इल्ज़ाम लग रहा है जहांगीर तरीन की तरफ से, क्या वो इतने कमज़ोर हैं, क्या वो इतने बिल्कुल सुस्त हैं कि वो इस क्लीन चिट के बाद वो रह सकेंगे? तो आप क्या वो समझते हैं सर्वाइव कि कर सकेंगे? आने वाले दिनों में लफ्जी बमबारी बढ़ने वाली है फिर इनकी? हाँ, 31 के बाद लफ्जी बमबारी बनने वाली है, बिल्कुल बनने वाली है। लेकिन उसमें देखा यह जाएगा कि अब जहांगीर तरीन के साथ कितने लोग रहते हैं। मेरे पास इतला यह है कि आज जहांगीर तरीन साहब को कहा गया है कि जहांगीर तरीन साहब अगली तारीख पेशी से पहले एक भरपूर एशियाई का या ज़ोहराने का इंतज़ाम करें और उसमें पूरा जोर लगाकर अपनी तादाद को बढ़ाएं और ये करें कि जनाब हमारे 15 या 16 नहीं रह गए बल्कि 40 हो गए हैं, तो फिर जाके कुछ मिलेगा। ये मैं आपको बताऊं। यानी वर्किंग तेज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से कुछ बेनिफिट उन्हें सियासी तौर पे मिल सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से, जो कुर्बतें बढ़ाना चाह रहे हैं अब शहबाज शरीफ साहब के साथ, और उन्होंने मुकम्मल तौर पर साइडलाइन कर दिया मरियम नवाज साहिबा को और नवाज शरीफ साहब के बयानिए को, जिसके कुछ असरात आज उनकी गुफ्तगू में भी दिखाई दिए हैं। राना साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब बेहतर रवाबत उस्तवार कर सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? अगर कर सकते हैं तो इसका नून लीग के अंदर कितना नुकसान होगा? देखिए, नून लीग के अंदर एक बड़ा हल्का मैं कह रहा हूँ, ये चाहता है कि इख्तलाफात ख़त्म हो, ये चाहता है कि हम अपनी पार्लियामेंट के अंदर अपना रोल अदा करें, वो चाहता है कि हम अदारों के ख़िलाफ़ सियासत से बाहर निकलें, हम कौमी धारे में आएँ, कौमी धारे की सियासत करें और हमारे ऊपर जो लेबल लगता जा रहा है ये ख़त्म हो। इसी बिना पर शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को बुलाया, खाना दिया। खाना देने के बाद उनको नहीं पता था बेचारे का, शहबाज शरीफ मैं बेचारा इसलिए कहूँगा कि उनकी मेहनत को मरियम नवाज़, शाहिदा खान अब्बासी ने बिल्कुल ज़ाया कर दिया। अब गेम शुरू हो गई नहीं, ये आपको मुसद्दक़ का इतला दे रहा हूँ। आज जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बयान दिया है, जो आज गुफ्तगू की है, क्या आज से पहले ऐसी गुफ्तगू थी? ऐसा बयान था? पहले तो सिर्फ मरियम थी, मरियम साहिबा हमारी बहन, हमारी बेटी, यही लफ्ज़ थे ना। लेकिन आज उन्होंने कहा जी मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ, अपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ, फैसला जो शहबाज शरीफ साहब करेंगे हम तो उसके साथ चलेंगे, वो हमें दावत देंगे हम उनके साथ चलेंगे। मेरी इतला यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के चंद करीबी साथी शहबाज शरीफ के साथ राब्ते कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी एक नहीं, दो नहीं, 4 शख्सियात पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते कर रही हैं। एक शख्सियत बड़ी मारूफ शख्सियत है, वो जेल में है। ठीक है, उनके करीबी अजीज़ जो हैं, उनके बड़े करीबी अजीज़ जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं और उन अहम रहनुमा जो हैं वो भी इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि अंदर राब्ते हो चुके हैं, मामला चल रहे हैं। आने वाले वक्तों में अगर शहबाज शरीफ सियासत में आए, मैं अगर क्यों कह रहा हूँ कि अगर मरियम इसी तरह सियासत करती रही मरियम बीबी, तो शहबाज शरीफ साहब बीमार हो सकते हैं, कमर में दर्द निकल सकती है, मेडिकल ट्रीटमेंट की बिना पर कुछ देर के लिए सियासत से दूर हो सकते हैं। और अगर शहबाज शरीफ साहब सियासत में आए तो शहबाज शरीफ का ग्रुप इन होगा और आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी से दूरियां ख़त्म होंगी। आज पीपल्स पार्टी का कुछ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बयान दिया गया कि पीडीएम में एएनपी और पीपल्स पार्टी के मामले को उठाएंगे और उस प्लेटफॉर्म से जो फैसला हुआ फिर उसको तस्लीम करेंगे, तो क्या ये नवाज शरीफ साहब से जो राबिता हुआ है उसकी ईमा पर उन्हें ये बयान देना पड़ा या फिर उनकी अपनी मंशा है? देखिए, उन्होंने भी सियासत करनी है ना। जो 2 दिन से उनके साथ हो रहा था, तो आज बेचारे ये ना कहते। अगर शहबाज शरीफ वहाँ पीडीएम के इजलास में कहते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी और एएनपी को वापस लें, तो वो मुस्लिम लीग नून की आवाज़ होगी, जो सबसे बड़ी सियासी जमात है इस वक्त पीडीएम के अंदर,
और उसके बाद भी अक्सर पीपल्स पार्टी है, तो किस तरह उनकी बात नहीं मानी जाएगी? और अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो शहबाज शरीफ साहब फिर पीडीएम में इतना ही रोल अदा करेंगे जितना रोल 11वें नहीं 13वें खिलाड़ी का होता है कि अगर मैच जीते हारे जो भी हो बाहर ही बैठे रहना है। फिर इनकी तहरीक में मुस्लिम लीग नून के लोग शामिल नहीं होंगे, मैं ये लिख लीजिएगा, ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ। फिर मौलाना फजल रहमान को रैली लेकर आएंगे तो वही हाल होगा जो वो आज़ादी चौक में खड़े होकर इंतजार करते रहे थे शहबाज शरीफ साहब का, और शहबाज शरीफ साहब नहीं आए थे। अगर तो मरियम नवाज साहिबा इसी तरह मुतहर्रिक ना हुई और इसी तरह रिबर्टल ना देती रही तो शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल रोशन दिखाई देता है। नाज़रीन, दिला स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।